श्रोताओं नमस्कार। महीने का पहला सोमवार और आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू महिला सुरक्षा संबंधी अपने मासिक कार्यक्रम की एक और कड़ी के साथ हाजिर है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं से जुड़ी अलग अलग चुनौतियों की बात करते हैं और उनके अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है महिलाओं की शारीरिक सुरक्षा। महिलाओं की सेहत कितनी जरूरी है, इसके लिए हमने आज जहमत दी है डॉक्टर अमनदीप आनंद को, जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल जम्मू में। मैम, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। और मेरी तरफ से इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्ते। आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा की, सेहत तो हर एक के लिए जरूरी है, चाहे वो जेंट्स हैं या लेडीज हैं। लेकिन हमारे समाज में ये देखने में आता है कि महिलाओं की, लड़कियों की सेहत की और ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि समय चेंज हो रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि महिलाओं की सेहत का ध्यान रखना कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू बॉयज क्यों ज्यादा जरूरी? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज समाज थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, जागरूक हो रहा है। काफी हद तक आज हम लड़कियों को जो पहले गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता था, जिसे भ्रूण हत्या बोलते थे, उस पे हमने धीरे धीरे विजय प्राप्त कर ली है बिकॉज ऑफ हमारे लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं। मगर इसके साथ ही अभी तक हम इस बात के लिए सजग नहीं हुए हैं कि एक लड़की को बचपन से ही बहुत अच्छी देखभाल की जरूरत है। एक लड़की को लड़कों की तुलना में ज्यादा अच्छी खुराक की और ज्यादा अच्छे पोषण की आवश्यकता है, क्योंकि उसने कल आगे जाकर स्वस्थ हमारे देश का निर्माण करना है। एक तो उसने एक बच्चा पैदा करना है और उसके अलावा भी आज चूंकि महिलाएं बाहर और घर दोनों का अच्छे रूप से संभाल रही हैं, तो उसके लिए हमें उनकी देखभाल करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। जी, हम बात करते हैं बच्चियों की। जब बच्ची छोटी होती है तब से लेकर जब वो किशोर अवस्था में जाती है, तो मैं चाहूंगा कि उनकी खुराक की ओर जो ध्यान देना है, हमारे समाज में पहले इतनी तरजीह नहीं दी जाती थी कि लड़कियों का खाना खाया या नहीं खाया, और जेंट्स को माना जाता है कि घर का जो ब्रेड अर्नर है वो आदमी है, लड़का है, तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता था। हाँ। इवन शिक्षा में भी ऐसा ही होता था। लेकिन लड़कियां, जब छोटी बच्चियां हैं, उनकी खुराक का ध्यान बच्चों के बराबर ही रखा जाना चाहिए। जब बच्ची किशोर अवस्था में जाती है, उसकी खुराक और उसकी सेहत का ध्यान रखना क्यों ज्यादा जरूरी हो जाता है? ये आपने बिल्कुल ठीक बोला है। आज भी मेजॉरिटी ऑफ घर ऐसे है जहाँ पे घर में अगर दूध का एक ही ग्लास है तो बोला जाता है कि भाई को दे दो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है भाई बहन को मिल बांट के देना चाहिए। जैसे हम लड़कों का ध्यान रखते हैं, जैसे सपोज एक बच्ची पैदा होती है, जिस तरह से लड़कों को पूरे टीके लगाए जाते हैं, समय समय पे अस्पताल लिया जाता है, उस तरह बच्चियों को भी लेना चाहिए। और उनकी खुराक का, स्पेशली कैल्शियम की जो सोर्सेज हैं, जैसे कि दूध है, दही है, पनीर है, ये चीजें जरूर देनी चाहिए। इसके साथ साथ छोटी बच्चियों में ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनको कीड़ों की प्रॉब्लम तो नहीं है, जो कि हमारे भारत में बहुत रैम्पेंट है, तो उनको हमें डीवर्म कराना है। और आयरन रिच डाइट हमने उनको शुरू से ही देनी है, जिसमें फल, फ्रूट, सब्जी, गुड़ और नट्स, बादाम वगैरह बचपन से ही लड़की को तैयार करना है, क्योंकि आजकल 12-13 साल की उम्र में आते आते उनका मासिक स्टार्ट हो जाता है। तो उस मासिक में हमने उनको पहले ही उनके शरीर को प्रिपेयर करना है। दो बातें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने डाइट का बहुत ध्यान रखना है, जैसा कि आपने कहा, जैसे हम लड़कों को अच्छी डाइट देते हैं उसी तरह लड़कियों को भी देनी है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे बच्चे तो चलो दोनों ने हमने ठीक तरह पाला, जैसे ही लड़की किशोरावस्था में आती है उसे लड़के से ज्यादा बेहतरीन डाइट की जरूरत होती है, बिकॉज हर महीने उसका ब्लड लॉस शुरू होता है। डाइट और इसके अलावा मैं किशोरावस्था में हमारी सरकार की तरफ से भी बहुत सारे एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। कुछ दो बातें स्पेशली मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, जिसे आजकल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। उसमें हमें बच्चियों को सिखाना है कि उनको कैसे अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना है, और हमने इंश्योर करना है, बिकॉज आपका प्रोग्राम हमारे सेफ्टी की बात करता है, तो औरत की रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है कि वो काफी संक्रमण या इन्फेक्शन से बचे, जिसके लिए हमें उनको सैनिटरी नैपकिन्स मुहैया कराने हैं। ये उनके घर
घर वालों के साथ साथ हमारी सोसाइटी की, हमारे समाज की, हमारे देश की एक जिम्मेदारी बनती है कि कोई लड़की आज के युग में उसे कपड़ा ना यूज करना पड़े, बिकॉज वो बिल्कुल भी उसको स्टेरिलाइज नहीं किया जा सकता। बड़ा डॉक्टर साहब, मुश्किल है। यहाँ भी एक सोसाइटी की सोच की बात आ जाती है। हमारे बच्चे हैं, बड़े होते हैं, हल्की हल्की मूर्छ आएगी तो हम बड़े फख्र के साथ उसको फख्र के कहेंगे साथ कि कहते हैं। ओहो मेरा बेटा तो जवान हो रहा है। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है। लड़कियों का जैसा आपने कहा कि उनका मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो हम उस बारे में खुल के बात नहीं करते। इवन माएं भी हैं जो बच्चियों से सभी के सामने वो बात नहीं करेंगी। ये क्यों है और इसमें चेंज लाना कितना जरूरी है? आपने ये बात बिल्कुल सही बोली। इस सोच में बदलाव लाना ना केवल सिर्फ उनकी स्वच्छता या इन्फेक्शन से बचाने के लिए है, बल्कि मैं अपने कुछ अगर एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करूं तो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं आजकल 11-12 साल की उम्र में मासिक धर्म शुरू हो जाता है, एंड समटाइम्स पेरेंट्स उनको मेरे पास लाते हैं कि उठ नहीं रही है, बहुत कमजोर हो रही है, और जब उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है उनका हीमोग्लोबिन 6 होता है, 7 होता है। तो अगर हम उनसे अच्छे से बात करें तो पता चलता है कि उसको 20-20 दिन पीरियड्स रह रहे हैं, और माँ बाप आसपास वाली बहनों से बात करते हैं नहीं नहीं ऐसा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी लड़की के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको मासिक धर्म की वजह से उसकी डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए और उसकी सेहत लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट ना हो। तो उसके लिए हमने उसको, अगर जरा भी लगता है कि नॉर्मल से हटके पीरियड्स आ रहे हैं, तो हमने डॉक्टरी जांच के लिए जरूर जाना है और इसके लिए खुल के बात करनी है। ना केवल माएं बल्कि पिताओं को भी ये बात करनी चाहिए। वैसे थोड़ा सा बदलाव कहीं ना कहीं आ रहा है। मैंने आरएसपुरा बिश्ना पोस्टिंग की, वहां पे भी अब बहुत बार छोटी बच्चियों के साथ उनके पिता आते हैं और वो बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चेंज है। जब एक बच्ची अपने घर में पिता, भाई, माँ बाप के साथ खुलना शुरू करेगी तो धीरे धीरे ये चीज समाज में भी रिफ्लेक्ट होएगी, और औरतों की सुरक्षा के लिए जब लड़कों को अपनी बहन का पता होगा तो वो भी बहुत एकोमोडेटिंग होंगे। वो अपने क्लासमेट्स के लिए सहानुभूति की भावना आएगी। तो समाज को बदलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस बारे में खुल के बात करें। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम इससे आंखें बंद नहीं कर सकते। जी, एक बड़ी जिम्मेदारी बच्चियों की होती है। शादी के बाद वो माँ बनती हैं। एक घर का काम जो हमारा इंडियन सेटअप है उसमें कुकिंग है या घर का ख्याल रखना, वो महिला की ही जिम्मेदारी मान लिया जाता है। इट इज एज्यूम्ड टू बी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे में उसके ऊपर काम का बहुत ज्यादा है। अगर वो वर्किंग वुमेन है, वो बाहर भी जाएगी, दफ्तर भी जाएगी, काम भी करेगी और घर का भी संभालेगी। तो डबल जिम्मेदारी जो एक नारी निभाती है, तभी तो हम उसको दुर्गा कहते हैं, ज्यादा भुजाओं वाली, अष्ट भुजाओं वाली दुर्गा कहते हैं। ऐसे में उसकी सेहत का ध्यान रखना कितना जरूरी है, और ये परिवार वालों को भी समझना चाहिए और उस महिला को खुद भी समझना चाहिए जो ये सोचती है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए अगर थोड़ा सा भी बचा है वो खा लूंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, कामकाजी महिलाओं की जहां बात करें, वर्किंग वुमेन दफ्तरों में जाती है, डॉक्टर, इंजीनियर बनती है, बट हम एक बात और मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, जो हमारी गाँव में महिलाएं होती है ना, वो सो कॉल्ड घर में रहती है, बट अगर आप कहीं भी जाके देखो वो खेतों में पूरी मदद कर रही होती है, चाहे जा रही है खाना लेके ही, बट वो पूरा इन्वॉल्व रहती है। चाहे वो घर में जानवरों को चारा दे रही है या कहीं भी, वो कहीं से भी सिर्फ हाउसवाइफ नहीं होती। शुरू से समाज में औरत पे दोहरा बर्डन रहा है। उसके लिए उसके खान पान का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो एक माँ अपने बच्चे को तो पहले खिलाती ही है, बट उसके लिए जो भी है मिल बांट के हमें खाना चाहिए। औरत के लिए भी दूध, दही, फल, फ्रूट, सब्जी, बादाम, काजू उतने ही जरूरी हैं जितने कि मर्दों के लिए। तो घर में उनको हमेशा एक व्हीकल के 2 पहियों के समान लेके चलना चाहिए। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, अभी ये तो हुई कि नॉर्मल हमने कैसे ध्यान रखना है। औरत ने अल्टीमेटली 90% ऑफ जो महिलाएं हैं वो माँ बनना जरूर पसंद करती हैं। हर कोई माँ बनने की जरूर कोशिश करती है। 5-10 महिलाएं होंगी जिनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो उसके लिए अपने शरीर को हमने शुरू से ही प्रिपेयर करना है, जिसके लिए हमें एनीमिया नहीं होना चाहिए, हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, फोलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें उनके खान पान का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, जैसे ही एक महिला प्रेग्नेंट होती है हमें उन्हें डॉक्टर के पास जरूर ले जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि 5-6 महीने
बात देखेंगे, आजकल तो हर गांव में एक पीएचसी है, सीएचसी है, जहाँ पे डॉक्टर जरूर अवेलेबल होता है, वहाँ आशा वर्कर है। औरत का नामांकन जरूर करना चाहिए। हमारे सरकार की तरफ से भी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम या जननी सुरक्षा योजना टू डिक्रीज दैट मैटरनल मोर्टेलिटी, जिससे हमारी जो माओं की मृत्यु हो जाती थी उस दर को काफी कम किया गया है। तो इस चीज को हमने बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देनी है कि एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती जी। है। तो जब महिला को पता चलता है कि वो गर्भ से है, मां बनने वाली है, तो शुरू से लेकर बच्चे के जन्म होने तक और जन्म के बाद भी मां को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? उसकी डाइट का, उसकी सेहत का, उसकी स्वच्छता का। माँ को एक अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, अपनी डाइट और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर डॉक्टर किसी चीज के लिए मना करते हैं, कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं जहाँ रेस्ट बोला जाता है, उसको छोड़ के वो आपको अपने डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। उसके अलावा थोड़ा बहुत हल्का व्यायाम भी जरूर करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए थोड़े थोड़े अंतराल पे हर 2-3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा कुछ खाना चाहिए। जब चौथे महीने के आगे से बहुत सारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है, तो माँ को कैल्शियम या आयरन की सप्लीमेंटेशन के साथ साथ दूध लेना चाहिए। दूध अगर नहीं पच पाए किसी वजह से तो दही लेना चाहिए, पनीर लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। ना हो सके ताज़ा खाना खाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ अगर आपने कहा कि डिलीवरी के बाद भी चूंकि एक माँ ने बच्चे को दूध भी पिलाना है, तो मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि प्रेगनेंसी तक तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं। जैसे ही डिलीवरी होती है हमारा सारा ध्यान बच्चे पे केंद्रित हो जाता है और हम माँ को भूल जाते हैं। तो हम सबको ये समझने की आवश्यकता है कि जितना प्रेगनेंसी में कैलोरीज चाहिए होती है ना, लास्ट में ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग को उससे ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। तो उसके खाने पीने का और स्वास्थ्य का शुरू के 6 महीने में जब बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा होता है तो हमने बहुत ध्यान रखना है। उसका कैल्शियम की मात्रा की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। महिलाएं अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी शरीर का ध्यान रखें, इसमें घर के बड़ों की क्या भूमिका हो सकती है और खासतौर पर टीचर्स की भी क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि बच्चे जो हैं टीचर की बताई हुई बात को ज्यादा ध्यान से लेते हैं, तो इसमें इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी डाइट अच्छी रहे, इसमें पेरेंट्स और टीचर्स की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, पेरेंट्स को तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने बेटा और बेटी को सामान्य रूप से पालें और जब उनकी बहू आए तो उसको भी उन्हीं की तरह पाले, खाने पीने में उनका ध्यान रखें पर्याप्त मात्रा में। और टीचर तो देखो समाज के निर्माता होते हैं, जो वो आज बच्चों को सिखाएंगे वो बच्चे वही सीखेंगे। तो क्लास में भी हमें बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़कियों को अपनी बात कहने का उतना ही मौका देना चाहिए जितने लड़कों को। देखिए, आपके प्रोग्राम के माध्यम से किशोरावस्था और प्रेगनेंसी के बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करनी चाहती हूँ कि औरतों में आजकल देखो, अब हमारा यंग नेशन इज हेडिंग टुवर्ड्स 40s एंड 50s, तो एक मीनोपॉज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आती है एक औरत की जिंदगी में। तो हमें मीनोपॉज की तरफ भी आज की डेट में ध्यान देने की जरूरत है कि जब औरत के पीरियड्स बंद होना शुरू होते हैं तभी भी हमें उसका एक्स्ट्रा खान पीने का ध्यान रखना है। उसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये आती है। तो जिस तरह से मर्दों पे हम ध्यान देते हैं, हमें औरत पे भी 40s के बाद ध्यान देना शुरू करना चाहिए। औरतों को भी चाहिए कि उस टाइम एक्सेसिव फैट जैसा वसा युक्त खाना थोड़ा कम करना चाहिए और हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करना चाहिए। तो अपने लिए एटलीस्ट आधा घंटा दिन में जरूर निकालें जिसमें योगा करें या एक्सरसाइज करें। इसके अलावा मैं एक पॉइंट और बहुत हाईलाइट करना चाहूंगी। देखिए, आजकल आप सुनते होंगे हर दूसरे तीसरे घर में कैंसर किसी ना किसी रूप में आया हुआ है। औरतों के 2 कैंसर्स हैं जो ये जागरूकता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। एक ब्रेस्ट कैंसर और एक सर्वाइकल कैंसर जो कि गर्भाशय के मुंह का कैंसर है। ये 2 कैंसर इतने ज्यादा पाए जाते हैं और इनकी मोर्टेलिटी मतलब इनसे मृत्यु दर भी हमारी काफी बढ़ती है। ये दोनों प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं। ये 2 ऐसे कैंसर हैं जिनके स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं। तो हमें बहुत आवश्यकता है औरतों की सुरक्षा के लिए इन दोनों के लिए जागरूकता लाने की। ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए हर औरत को ब्रेस्ट सेल्फ केयर एग्जामिनेशन की और ब्रेस्ट सेल्फ केयर एग्जामिनेशन की, क्लिनिकल एग्जामिनेशन की और मैमोग्राफी। किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके आप अपना ब्रेस्ट का मुआयना करा सकती हैं। इसी तरह अगर बात करें गर्भाशय के
मुंह के कैंसर की, तो उसमें एक छोटा सा एग्जामिनेशन होता है, हमें वो जाके जरूर कराना चाहिए। और किसी भी तरह की नॉर्मल ब्लीडिंग हो तो हमें अपने डॉक्टर को जरूर रिपोर्ट करना चाहिए। इन चीजों को छुपाए मत। और घर वालों के लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को, अगर औरत कोई कंप्लेन करती है तो प्लीज उसको ध्यान से सुने और इसकी चेकअप जरूर करें। जी डॉक्टर साहब, आज हमारी गुजारिश पर आपने अपने कीमती वक्त से हमारे सुनने वालों के लिए टाइम निकाला और ढेर सारी जानकारी उनके साथ साझा की। और अंत में मैं भी यही कहूंगा अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं को, खासतौर पर महिलाओं को, बच्चियों को, माताओं को, कि वो अपनी सेहत के साथ लापरवाही ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं सारी महिलाओं को यही कहना चाहूंगी, स्वस्थ रहें, खुश रहें और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें। धन्यवाद।